हेलो बच्चों, ज्ञानबंध गुरुकुल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बंधुओं, कल आपको अलजेब्रा का आइडेंटिटी वाला पूरा पोर्शन करा चुके हैं। तो बंधुओं, आज आप लोग को अलजेब्रा का तीसरा भाग क्या है बंधुओं, इक्वेशन, समीकरण, जिसमें आपको पूरी जानकारी देंगे। तो चलते हैं बंधुओं अपने टॉपिक पर। तो बंधुओं, आइए समझते हैं कि इक्वेशन क्या होती हैं। समीकरण जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इक्वेशन। तो व्हाट इज इक्वेशन, समीकरण क्या है। तो आइए बंधुओं देखते हैं। तो समीकरण तो गणित के द्वारा कहा गया वह कथन, या गणितीय रूप में कहा गया वह कथन जिसमें अज्ञात चर होते हैं, उन्हें समीकरण कहते हैं। तो बंधुओं, अज्ञात चर क्या होते हैं। अब जो कि आप लोग जानते हैं, अज्ञात से वैसे स्पष्ट है कि अज्ञात आ को हटा दिया जाए तो क्या बचता है, ज्ञात। तो जो कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो ज्ञात होता है उसे ज्ञात कहते हैं, और अज्ञात मतलब ज्ञात नहीं है। तो जो समीकरण होता है उसमें चर राशि का जो मान होता है वो अज्ञात होता है, जो चर राशि होती है वो अज्ञात होती है। और बंधुओं, आप लोग जानते हैं ही हैं कि चर राशि किसे कहते हैं, वेरिएबल। तो जिनका मान बदलता रहता है उन्हें चर राशि कहते हैं बंधुओं, और जिनका मान निश्चित रहता है उन्हें अचर राशि या कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है बंधुओं, तो चलते हैं आगे। तो समीकरण क्या है, आप लोग जान चुके हैं कि जिसमें अज्ञात चर होता है। अब उदाहरण में देखिए बंधुओं, जो चर होता है बंधुओं, उसका मान जो होता है बंधुओं, वो क्या रहता है। जो चर राशि का मान होता है बंधुओं, ध्यान से सुनना, चर राशि का जो मान है बंधुओं वो बदलता रहता है, इसीलिए इसे वेरिएबल कहते हैं। और कांस्टेंट यानी निश्चित, कांस्टेंट मीन्स क्या होता है, निश्चित, उन्हें अचर राशि कहते हैं। तो बंधुओं देखिए, जैसे 2x बराबर क्या है, 2। तो ये जो चर राशि है, ये चर राशि, इसमें आप लोग देखिए कि ये जो यक्स है बंधु, ये चर राशि है और 2 अचर राशि है। अगर हम इस 2 को भाग यहाँ इधर भेज देंगे दूसरे पक्ष में, तो इधर गुणा में है तो उधर पहुँच जाएगा दूसरे पक्ष में, तब ये भाग में हो जाएगा। तो यक्स का अगर जब मान आएगा तो आ जाएगा 1। तो जो यक्स है वो बंधुओं चर राशि है और 2 है वो अचर राशि है। तो उम्मीद करते हैं कि समीकरण का यानी इक्वेशन का आपको डिफिनेशन क्लियर हो गया होगा। अब बंधुओं चलते हैं समीकरण के प्रकार। टाइप्स ऑफ इक्वेशन, क्या टाइप्स ऑफ इक्वेशन, समीकरण के प्रकार। तो समीकरण बंधुओं जो जैसे आपको हम बताए कि चर राशि का मान निश्चित नहीं होता है, बदलती रहती हैं, तो उसी के आधार पर समीकरण को 2 भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में, 2 भागों में। तो एक चर समीकरण, देखिए बंधुओं, एक चर समीकरण 1 वेरिएबल, और 2 चर समीकरण 2 वेरिएबल। ठीक है बंधुओं, तो एक चर समीकरण शब्द से ही स्पष्ट होता है कि जिसमें एक चर राशि हो उन्हें एक चर समीकरण कहते हैं। अब बंधुओं यक्स यहाँ पर चर राशि है, तो इसमें कितने चर राशि हैं, 1, और कितने अचर राशि हैं, 2। तो बंधुओं जैसे देखिए कि 3y बराबर 1। ठीक है बंधुओं, तो ये एक चर राशि का उदाहरण हो गया। अब चलते हैं द्विचर राशि। अब शब्द से ये भी स्पष्ट है कि शब्द से ये भी स्पष्ट है बंधुओं कि द्विचर समीकरण किसे कहते हैं। तो आइए बंधुओं देखते हैं कि 2 वेरिएबल क्या होता है। तो बंधुओं जैसा कि आपको हम बताने जा रहे हैं कि द्विचर समीकरण किसे कहते हैं। तो बंधुओं द्विचर, क्या द्विचर,
शब्द से स्पष्ट है कि दो चर। अब द्विचर अर्थात जैसे आपको हम बताया कि जो चर होता है उसका मान बदलता रहता है, तो एक चर मान लीजिए यक्स वाई है और दूसरा चर मान लीजिए यक्स है। तो बंधुओं 2x प्लस 3y बराबर मान लीजिए 1 है। बंधुओं एक बात विशेष बात यह है बंधुओं कि अगर हम इस बराबर को ना लगाएं, ऐसे रहने दें, तो ये क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। कैसा बहुपद? द्विघात बहुपद। लेकिन जैसे हम इक्वल टू 1 कर देंगे या इक्वल टू कोई भी अचर राशि कर देंगे तो वह समीकरण में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है बंधुओं, तो आपका आज का दूसरा टॉपिक समीकरण के प्रकार टाइप्स ऑफ इक्वेशन वो क्लियर हो गया बंधुओं। अब चलते हैं तीसरे टॉपिक पर। तो समीकरण हल होने की शर्त क्या है? तो बंधुओं समीकरण हल होने की शर्त क्या है उसको जानने से पहले ये जान लो कि द्विचर समीकरण युग्म क्या होते हैं। द्विचर समीकरण युग्म, तो मान लो बंधुओं द्विचर समीकरण युग्म, तो मान लो द्विचर, तो द्विचर आपको बता चुके हैं कि 2x प्लस 3, ठीक है, तो ये द्विचर समीकरण है। अब इनका युग्म, तो देखिए बंधुओं मान लीजिए कोई 2x प्लस 2y बराबर 1 और दूसरा बंधुओं 3x प्लस 3y बराबर 2। अब ये बंधुओं द्विचर समीकरण युग्म है। क्या? द्विचर समीकरण युग्म। युग्म मतलब जोड़े, और क्या? द्विचर, तो द्विचर हो गए, और समीकरण तो समीकरण हो गया। अगर बंधुओं अगर बराबर को हटा दें, बराबर और ये को, तो ये क्या हो जाएगा? बहुपद। और बहुपद में कौन सा? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद नहीं, द्विपदीय बहुपद। क्यों बंधुओं? क्योंकि यहाँ पर जो अचर राशि पर घात है बंधुओं वो 1 है, तो इसलिए एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद। और इसमें कितने पद हैं बंधुओं? 2 पद। तो ये कैसा बहुपद हो जाएगा? द्विपदी बहुपद। तो बंधुओं ये बराबर जैसे 1 कर देंगे तो ये समीकरण बन जाएगा और ये द्विचर समीकरण है। तो युग्म किसे कहते हैं? तो दो चर समीकरण है। दो मतलब बंधुओं देखिए कि द्विचर समीकरण, तो द्विचर इसमें हैं आपको दिख रहा है और उनका युग्म जोड़ दिया गया, तो उन्हीं को दो चर युग्म समीकरण कहते हैं। अब बंधुओं आते हैं अपने टॉपिक पर। मान लीजिए बंधुओं कि कोई दो चर समीकरण दिया है। मान लीजिए बंधुओं कि कोई दो चर समीकरण दिया हुआ है, तो बंधुओं इसमें आपको लिखा है a1 अपान a2 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। ठीक है बंधुओं, मतलब ये बराबर नहीं है। जो ये अब a1 अपान a2 है वो b1 अपान b2 के बराबर नहीं होगा। तब जो समीकरण का, दोनों समीकरण का जो हल होगा वो अद्वितीय। अब अद्वितीय मतलब क्या होता है बंधुओं? अगर हम आ को हटा दें तो क्या हो जाएगा? द्वितीय। तो द्वितीय मतलब 2, और अगर आ को लगा दें तो अद्वितीय मतलब 1। अर्थात जब a1 अपान a2 का मान b1 अपान b2 के बराबर नहीं होगा तो उस समीकरण का, जो दोनों समीकरण को संगत रूप से हल करेंगे तो जो उसका मान मिलेगा बंधुओं वो अद्वितीय, मतलब उसका जो हल होगा वो एक ही हल होगा। ठीक है बंधुओं, चलते हैं। अभी आपको बताते हैं कि a1 और a2, b1 b2 और c1 c2 क्या है। तो पहले उसको समझने से पहले ये समझ ले बंधु कि जब a1 अपान a2 बराबर नहीं होगा किसके? b1 अपान b2 के, तो जो दोनों समीकरण हैं उनका हल अद्वितीय होगा। अद्वितीय मतलब एक हल, और कैसा होगा? संगत। संगत पे ध्यान देना बंधु। और दूसरा नंबर आ जाओ, दूसरा शर्त। पहला शर्त तो ये हो गया। दूसरा शर्त क्या है बंधुओं कि b1 अपान b2, क्या बंधुओं? b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 के अगर है तो जो वो समीकरण है उसका कैसा हल होगा? तो संगत हल होगा। और
कितने हल होंगे? तो अनंत हल होंगे। मतलब बंधुओं जो उसका मान होगा वो अनंत होगा। अब चलते हैं बंधुओं कि मतलब ये नहीं निश्चित है कि उसका एक बार ही हल होगा या 2 बार होगा, वो अनंत बार हल किया जा सकता है उसी समीकरण को। अब चलते हैं बंधुओं तीसरे शर्त पे अपने। तो a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2, ये दोनों a1 अपान a2 तो बराबर हैं b1 अपान b2 के, लेकिन बंधुओं जो b1 अपान b2 है वो c1 अपान c2 के क्या बराबर नहीं है। तो इसलिए इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा बंधुओं। और क्या बंधुओं, इन समीकरण का कोई हल नहीं होगा और ये असंगत हल होंगे। जो होंगे वो असंगत मतलब, संगत मतलब जुड़े हुए और असंगत मतलब अकेला। ठीक है बंधुओं। अब चलते हैं आपको बताते हैं बंधुओं कि यहाँ पर a1 a2 और b1 अपान b2 और c1 c2 क्या है। तो बंधुओं मान लीजिए कि आपके पास 2 समीकरण हैं। कितने समीकरण? 2 समीकरण। तो मान लीजिए कि ये आपका a1 है, ये आपका b1 है और ये आपका c1 है। और ये मान लीजिए ये आपका a2 है, ये आपका b2 है और ये आपका c2 है। तो जो a1 है बंधुओं वो एक चर राशि का गुणांक है 2, तो इसका गुणांक कितना है बंधुओं? 2। तो अगर हम 2 को यहाँ रखें और a2 का मान है 3, तो क्या हो गया बंधुओं? 2/3। और b1 का मान क्या है? 2। और जो b1 का मान है बंधु वो कितना है? 2। और b2 का मान क्या है बंधु? 3। तो 2/3 और 2/3 ये बराबर हैं। तो जब हम इस समीकरण को हल करेंगे बंधुओं तो इसका अनंत हल निकलेंगे बंधुओं। लेकिन संगत, जब इन दोनों समीकरणों को मिलाकर हल करेंगे अर्थात संगत रूप से करेंगे तब इसके अनंत हल होंगे। सही बंधुओं। अब देखिए बंधुओं, तो आपको उम्मीद करते हैं कि आपको a1 b1 c1 a2 b2 c2 पता हो गया होगा। ठीक है बंधु। तो अब चलते हैं अपने दूसरे हेडिंग पे। तो बंधुओं कहाँ तक हो गया? समीकरण हल करने की शर्त आपको बता दिए। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर बंधुओं ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, उसमें आप वो बात लिखें, उस बात को हम पूरी तरह से दोबारा समझा दें। अब बंधुओं चलिए ये भी क्लियर करा चुके हैं बंधुओं जैसे ये। अब आज चलते हैं अपने 5वें हेडिंग पे। तो समीकरण युग्म। अब समीकरण युग्म किसे कहते हैं? तो बंधुओं आपको हम बता चुके हैं जो द्विचर समीकरण युग्म होते हैं उन्हीं को समीकरण युग्म कहते हैं। मतलब समीकरण में 2 चर या 3 चर कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन समीकरण के बंधुओं 2 प्रकार के होते हैं। तो एक चर समीकरण अर्थात 1 वेरिएबल इक्वेशन, और नंबर 2 क्या है बंधुओं कि 2 चर समीकरण 2 वेरिएबल इक्वेशन। तो बंधुओं समीकरण युग्म को हल करने के तरीके। तो बंधुओं अब आपको बताएंगे हम कि जो अगर मान लीजिए 2 समीकरण हमको दिया है तो अब उसको हल कैसे करेंगे। तो चलते हैं बंधुओं, जो पहला तरीका है वो हमारा क्या है? आलेखीय या ग्राफीय विधि। क्या है? आलेखीय या ग्राफीय विधि। तो बंधुओं आलेखीय या ग्राफीय विधि को हम किसी दिन ग्राफ पे आपको अच्छी तरह से समझा देंगे बंधुओं, जब ग्राफ पेपर लाएंगे। तो बंधुओं वैसे ऊपर जान लीजिए कि आलेखीय या ग्राफीय विधि क्या होता है। तो एक स्वैच्छ अचर लेकर, तो जब आलेखीय या ग्राफीय विधि से इक्वेशन को हल करेंगे बंधुओं तो एक स्वैच्छ अचर लेकर। अब अचर तो आप जानते हैं कि जिनका मान क्या निश्चित होता है उन्हें अचर कहते हैं। तो अचर के आगे स्वैच्छ क्यों लिखा है? स्वैच्छ मतलब आपकी जो इच्छा हो, आपकी जो अचर राशि की इच्छा हो वो अचर राशि आप लेकर ग्राफीय विधि का प्रयोग करके इक्वेशन को हल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं बंधुओं आपको पहला समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरा।
दूसरा विधि क्या है समीकरण को हल करने की? प्रतिस्थापन विधि। तो इस प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है बंधुओं कि एक चर राशि को मान लीजिए आपके पास दो समीकरण हैं। तो बंधुओं यहाँ पर देख लीजिए, एक समीकरण यहाँ पर देख लीजिए, एक समीकरण ये है मान लेते हैं, और ये एक समीकरण ये है। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होगा बंधुओं कि हम एक समीकरण के चर राशि एक समीकरण का चर राशि का मान निकालकर हम दूसरे समीकरण के चर राशि का जो मान निकालेंगे उसमें रख देंगे। अब बंधुओं अगर हम यहाँ से y की वैल्यू निकालें तो y इजकल टू 1/3 हो जाएगा बंधुओं, और y इजकल टू 1/3 को जब हम समीकरण 2 में रखेंगे बंधुओं, किसके स्थान पर? y के स्थान पर। तो 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा बंधुओं 1। तो जो क्या होगा बंधुओं यहाँ बचेगा 1, ठीक है। तो 2x + 1 इजकल टू 1। अब 1 को बंधुओं उधर भेज देंगे, 1 को किधर भेज देंगे? उधर। तो 1 0 हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 0। तो प्रतिस्थापन विधि क्या होती है बंधुओं कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई दो इक्वेशन दी हुई हैं, तो उन दोनों इक्वेशन में से आप जानते हैं कि उन दोनों इक्वेशन में दो अचर राशि होंगी, दो नहीं 3 अचर राशि होंगी और 2 चर राशि होंगी। तो उनमें से एक चर राशि का मान हम निकाल लेंगे बंधुओं। चर राशि मतलब तो समझते हैं वेरिएबल, तो उसमें एक वेरिएबल का मान निकाल लेंगे बंधुओं और उस वेरिएबल का मान दूसरे इक्वेशन में रख देंगे, तो जिससे हमारे दोनों जो चर राशि का मान है अर्थात दोनों वेरिएबल का जो मान है वो मिल जाएगा। तो दूसरा विधि क्या है? प्रतिस्थापन विधि। तो उम्मीद करते हैं वो भी आप समझ गए होंगे। तो क्या लिखा है बंधुओं? एक चर राशि का मान निकालकर दूसरे इक्वेशन या समीकरण में रख देते हैं, तो जिससे हमारा जो चर राशि का मान होता है वो पता हो जाता है बंधुओं। अब तीसरा विधि आते हैं विलोपन विधि। तो मान लीजिए बंधुओं कि आपके पास दो इक्वेशन दिया है, तो यही मान लीजिए कि दो समीकरण है, ठीक है। तो इसमें तो बंधुओं विलोपन विधि लगाना बहुत इजी है, लेकिन आपको हम दूसरा समझाते हैं। तो बंधुओं देखिए कि यहाँ 2x है, यहाँ 2y है। तो यहाँ क्या है बंधुओं? 2x और यहाँ क्या है? 2y। और यहाँ 3x जो दूसरा, ये मान लीजिए पहला इक्वेशन है और ये बंधुओं दूसरा इक्वेशन है। तो मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन में 2x + y 2x + 2y इजकल टू 1 है बंधुओं, और दूसरे इक्वेशन में 3x + 3y इजकल टू 2 है। तो बंधुओं देखिए कि x का गुणांक यहाँ कितना है बंधुओं? 2 है, और यहाँ पर x का गुणांक कितना है? 3 है। यहाँ पर देख लीजिए कि कोई चर राशि के सामने जो होता है उसे गुणांक कहते हैं, तो उसका गुणांक अगर समान हो तो उसमें में से उसको घटा देंगे तो कट जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि चिन्ह में परिवर्तन होता है। तो बंधुओं देखिए कि यहाँ पर यक्स का गुणांक 2 है, यहाँ पर यक्स का गुणांक 3 है। तो यक्स को हमको गायब करना है बंधुओं। तो हम क्या करें कि यक्स का गुणांक, जो इस यक्स का गुणांक 2 है, इस यक्स के गुणांक के बराबर हो जाए। तो बंधुओं अगर हम यहाँ पर इस पूरे इक्वेशन में 3 से गुणा करा दें, ठीक है बंधु, तो क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6x अर्थात 6x + 2 3 दूनी 6y 6y और बराबर क्या हो जाएगा बंधुओं? 3, ठीक है। और इसमें अगर बंधुओं हम 2 से गुणा करा देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करा दे तो क्या हो जाएगा बंधुओं? 3 दूनी 6x, ठीक है बंधुओं। तो 3 दूनी 6x और 6x कट जाएगा, और 3 दूनी 6y, तो y भी कट जाएगा। तो बंधुओं यहाँ पर मान लीजिए तब तो हमारा एक भी मान नहीं निकलेगा, तो यहाँ मान लीजिए y ही है। तो बंधुओं जब यहाँ से हम गुणा कराएंगे बंधुओं, मान लीजिए 4 है,
तो ये पद बस जो विलोपन विधि होता है उसका मतलब यह है बंधुओं कि एक चर राशि को हम गायब कर दें। तो एक चर राशि को अगर हम गायब कर देंगे तो जो दूसरा चर राशि है बंधुओं उसका मान हमें ऑटोमेटिक पता हो जाएगा। तो बंधुओं देखते हैं, मान लीजिए कि इसमें 6x हो गया और ये 6x हो गया। जब 6x में से हम 6x को घटाएंगे बंधुओं तो आप लोग जानते हैं कि चिन्ह इसका परिवर्तित हो जाता है। तो ये माइनस तो ये माइनस और प्लस कट जाएगा और y का मान हम निकाल लेंगे बंधुओं। ठीक है बंधुओं, तो उम्मीद करते हैं आपको विलोपन विधि समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं बंधुओं चौथा नंबर। तो जो द्विघात समीकरण, जो समीकरण युग्म को हल करने की तरीके हैं, तो उसमें आपको मैं पहला तरीका ग्राफीय विधि बता चुका हूँ, दूसरा तरीका प्रतिस्थापन विधि और तीसरा तरीका विलोपन विधि भी बता चुका हूँ। चौथा तरीका जो है बंधुओं ब्रज गुणन विधि वो बताऊंगा। तो बंधुओं ये तरीका थोड़ा टफ है, लेकिन बंधुओं आपको आज ऐसी ट्रिक बता देंगे कि आप लोग तुरंत समझ जाओ। तो सबसे पहले बंधुओं आप कुछ मत करना कि अपने कॉपी के ऊपर पहले सीरियल वाइज से लिख लेना B1 B2 C1 C2 और A1 A2। ठीक है बंधु, नहीं तो यहाँ पीछे से लिखना A1 A2, पीछे से मत लिखो बंधु, यहाँ से लिखो A1 A2 C1 C2 B1 B2 C1 C2 A1 A2 और B1 B2। ध्यान रहे बंधु कि जो ये B1 B2 है बंधु वो लास्ट वाले B1 B2 के बराबर रहे। तो बंधुओं इसमें क्या है, तो आप क्या करेंगे, पहले B1 B2 लिख लेंगे, फिर C1 C2 लिख लेंगे, फिर A1 A2 लिख लेंगे, फिर B1 B2 लिख लेंगे। अब बंधुओं इसको ऐसे कैंची गुणा करा देंगे, ऐसे एक तीर बना देंगे। तो ऐसे बना दिए, ऐसे बना दिए, ऐसे बना दिए। ठीक है बंधुओं, अब जैसे हम ऐसे बनाए हैं तो अब ऐसे भी बनाएंगे, ऐसे बना दिए, ऐसे बना दिए, ऐसे बना दिए। तो बंधुओं इसको ये मान लीजिए x है और ये y है और ये 1 है। तो तीनों को अगर हम बराबर लगा देंगे तो तीनों मान बराबर होंगे, तो जिससे हम x y और 1 का मान आराम से निकाल सकते हैं। तो बंधुओं यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है बंधुओं कि इसमें हम किस्में में से क्या घटाएं। तो बंधुओं हम आपको ध्यान में ये रखना पड़ेगा कि पहले हम लाइन ऐसे खींचे थे, ऐसे खींचे थे, ऐसे खींचे थे और बाद में ऐसे खींचे थे, ऐसे खींचे थे। तो बंधुओं पहले लाइन जिस प्रकार खींचेंगे उसी में से घटाएंगे बंधुओं। तो पहले लाइन हम ऐसे खींचे थे तो C1 B1 तो क्या है बंधुओं C2 B2, क्या है बंधुओं C2 और B1 क्या है C2 B1। तो C2 B1 हो गया और उसमें माइनस का चिन्ह लगा दिए बंधुओं। अब B2 C1 तो B2 C1 हो गया। अब चलिए बंधुओं आगे बराबर का चिन्ह लगाए और y के मान पे आ गए। अब बंधुओं यहाँ पर आप जानते हैं कि ऐसे लाइन खींचे थे और इसमें भी ऐसे खींचे थे। तो A2 C1 तो बंधुओं A2 C1 लिखा है और फिर माइनस का चिन्ह लगाए बंधुओं। और अब क्या है C2 A1 तो C2 A1 लिखा है बंधुओं। अब बराबर का फिर चिन्ह लगाए, ये बराबर किसके है 1 के, तो 1 अपान करके बंधुओं ऐसे लाइन खींचे थे। तो B2 A1 तो क्या है बंधुओं B2 A1 और क्या है बंधुओं A2 B1 तो A2 B1। तो बंधुओं ये ब्रज गुणन विधि है। अगर आपको इसमें कुछ डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स आपके लिए बना हुआ है बंधुओं, तो पूछ लेना। तो बंधुओं आज आप लोगों को समीकरण के बारे में बताए, तो समीकरण की परिभाषा बताए, समीकरण के प्रकार बताए, समीकरण हल करने की शर्त बताए बंधुओं कि इसको हल कैसे करेंगे और शर्त क्या क्या है बंधुओं, और द्विघात समीकरण युग्म बताए, समीकरण युग्म को हल करने के तरीके बताए। तरीके में आपको चारों तरीके बता दिए हैं बंधुओं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई गलती वलती हुई हो तो आप लोग जानते हैं कि कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और वह गलती हम नहीं करेंगे। तो ठीक है बंधुओं, जय हिंद बंधुओं, जय भारत।